नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के इस विशेष प्रसारण में हम बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसकी कायल पूरी दुनिया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बदलने की, भविष्य को पूरे तरह से बदल देने की शक्ति भी है। और जब आज पूरी दुनिया इस एआई के अवसरों और इससे होने वाले जोखिमों पर मंथन कर रही है, भारत संवाद से प्रभाव की ओर कदम बढ़ा चुका है। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है, जो भारत के एआई विजन को न सिर्फ सामने रखेगा, बल्कि इस बात को भी देखेगा कि पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी एआई के लाभ को कैसे पा सकता है। तो इंडिया का एआई विजन क्या है, ये जो समिट हो रही है, इसके बारे में सारी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इंडिया एआई मिशन के सीईओ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अपर सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी अभिषेक सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो ये जो बिग टॉक्ड अबाउट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, इसके बारे में शुरुआत करते हैं सर। क्या है ये समिट और किस तरह से खास होने जा रही है, क्या इसमें अलग होगा, और अगर हम एक भारतीय के लिहाज से समझना चाहें तो क्या टेक अवेज इसमें आम हिंदुस्तानी के लिए होगा? देखिए, जो इम्पैक्ट समिट हम 16 से 20 फरवरी को भारत मंडपम दिल्ली में होस्ट कर रहे हैं, यह पहली बार ऐसा समिट, इन समिटों की श्रृंखला शुरू हुई थी ब्लेचली पार्क यूके में 2023 में, इसके बाद 2024 में कोरिया में हुई और पिछले साल भारत और फ्रांस से मिलकर के पेरिस में समिट का आयोजन किया था जी। पहली बार ये समिट एक डेवलपिंग कंट्री में, कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ में आ रही। तो इस तरह से एक जो ग्लोबल नॉर्थ की नैरेटिव है उसको हटा करके जो हमारे जो डेवलपिंग देश हैं उनकी क्या प्राथमिकता है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रभावित करता है, उनको क्या चीज़ों की जरूरत होती है, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए एआई क्या कुछ कर सकता है, एआई कैसे बायस फ्री हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा नैरेटिव होगा जी। इसके अलावा भारत एक टैलेंट प्रधान देश है। पूरा विश्व जानता है कि भारत में डिजिटल इंडिया की क्रांति से देश में क्या हुआ। हमारे देश की आईटी कंपनियां पूरे विश्व में आईटी सेवाओं को प्रदान करती हैं। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी इंजीनियर्स हैं, पूरे देश की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य करते हैं। कुछ तो उसको लीड सीईओ जी बने हुए हैं। तो हमारी जो ताकत है, हमारी जो एआई के क्षेत्र में स्ट्रेंथ है, उसको हम पूरे विश्व के सामने दिखाने में सक्षम हो पाएंगे कि भारत में एआई के एप्लीकेशंस, एआई के मॉडल्स बनाने की क्षमता है और पूरे देशों में जो एआई के यूज केसेस को लगाने की जरूरत होगी वो देने में भारत अग्रणी देशों में खड़ा होगा। तो हमारी ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम डेमोक्रेटाइजिंग एआई, कैसे पूरे विश्व में एआई का डिफ्यूजन सुनिश्चित कैसे करें और कैसे भारत को एक एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में दिखाने में सफल हो पाए। डेमोक्रेटाइजेशन से फायदा क्या है और डेमोक्रेटाइजेशन को कैसे समझे आम लोगों के लिए, कैसे आप? डेमोक्रेटाइजेशन का फायदा ये है कि जैसे अभी जो एआई है, यह चुनिंदा कंपनीज, मुश्किल से 5 या 6 कंपनीज है जो पूरी कंट्रोल करती है। मुश्किल से 2 या 3 देश हैं जिनके पास पूरे एआई की ताकत जी। तो बाकी विश्व जो है, जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो एआई का यूजर बना हुआ है। और जब ऐसा होता है तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनके डेटा सेट्स भी नहीं होते हैं, जिनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होते हैं। तो एआई उतना ही अच्छा होता है जिस तरह के डेटा सेट पर ट्रेंड हो। तो अगर जो डेटा सेट जिस पे उस पे एआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इंक्लूसिव नहीं है, उसमें अगर कोई छोटी भाषाएं नहीं शामिल है, उसमें अफ्रीका देश की भाषाएं नहीं शामिल है, उसमें कुछ भारतीय भाषाएं नहीं शामिल है या हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं शामिल है, तो एआई गलत जवाब देगा। एआई उस देश के लोगों के लिए सही वे में नहीं कार्य कर पाएगा। और इसमें सॉवरेंटी की बात की आ जाती है कि हर देश चाहता है कि हमारे देश के, अपने देश के लोग जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें वह उस अपने देश के डेटा सेट्स के माध्यम से उनकी नेटिव भाषाओं में बना हुआ हो। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हमको डेमोक्रेटाइजिंग एआई, मतलब कि हर देश को एआई का एक्सेस उपलब्ध कराना, जैसे कंप्यूट होता है, जीपीयूज होते हैं, वो मिल पाना, डेटा सेट्स को इंक्लूसिव बना पाना, और जो मॉडल्स और एप्लीकेशंस है वो हर देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना पाना। वनस्पति की
डेवलप्ड वर्ल्ड में जो बना हुआ है इसको आप ले लीजिए और यूज़ कर लीजिए। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय इसके कि हम सबको यूज़र बनाए, हम सबको एक स्टेक होल्डर बना रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से एआई के यूज़ केसेस और एप्लीकेशन बना पाए। जी, आप अगर हम फिर इस समिट की बात करें तो ये कहते हैं कि ये आप इसको संवाद से प्रभाव की ओर लेकर जा रहे हैं, डायलॉग टू इम्पैक्ट। जमीन पर कैसे दिखेगा ये इम्पैक्ट? दिन चर्चाएं तो होती, कई बार हमको समिट का मतलब लगता है कि ढेर सारी बातें हुई, खूब सारी चर्चा हुई, जमीन पर कैसे उतरेगा? देखिए, हमारा जो ये समिट है ये इस मामले में भिन्न है। ये एक टॉकिंग शॉप नहीं है कि विशेषज्ञ बड़े सारे आए, ज्ञान की बातें करी और उसके बाद मिला कुछ नहीं। हम इस समिट को देख रहे हैं 3 प्रमुख पिलर्स के ऊपर जो हमने संरचना की है: पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। पीपल जो पिलर है कि लोगों को, आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है, किस तरह से जॉब्स, एआई जब उपयोग में आएगा तो कुछ जॉब्स प्रभावित होंगे, हमको एआई की स्किलिंग की, रीस्किलिंग की आवश्यकता होगी, तो उस बिंदु के ऊपर चर्चा होगा क्या कुछ हम कर सकते हैं कि हर युवा जो कॉलेज से ग्रेजुएट करे किसी भी विषय में उसको एआई की जानकारी मिल पाए। तो उसके लिए हम क्या करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है प्लैनेट। एआई में एनर्जी बहुत इस्तेमाल होती है, जो पावर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए होती है एआई सुपर कंप्यूटर को पावर करने के लिए, वो कहीं ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी एआई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्लाइमेट चेंज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वह प्रभावित होते हैं। तो वो एक बिंदु है कि कैसे हम एआई को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, इफेक्टिव बनाए। तो बहुत सारी तकनीकें जिससे किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर उपाय निकाले जाएंगे। और तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो प्रोग्रेस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कि एआई से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे सुनिश्चित कर पाए, एआई से हम हर व्यक्ति को कैसे एफिशिएंट बना पाए, प्रोडक्टिव बना पाए, उनकी इनकम बढ़ पाए। इसका सिंपल लोगों, आम लोगों पर कैसे प्रभाव होगा? जैसे मान लीजिए कोई किसान है, तो किसान को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सूचनाएं चाहिए कि उसे कहाँ हाइब्रिड बीज मिलेंगे, अच्छी खाद मिलेगी, अच्छे कीटनाशक मिलेंगे, उसको कितना पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उसको मंडी में कब बेचना चाहिए, उसके क्रॉप पे अगर कोई बीमारी लग गई तो ये विशेषज्ञ से सलाह लेनी है। तो कई बार होता है ये सारी सूचनाएं वेबसाइट और ऐप पे उपलब्ध भी होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई किसान, आप सोचे कि वेबसाइट पे जाके लिख ले या फिर ऐप डाउनलोड कर ले या कैप्चा में लिख ले, तो ये चीज़ हमको एआई के माध्यम से, भाषणी प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है और जेन एआई जब आ गया है कि वॉइस के माध्यम से कर पाएगी। किसान एक फ़ोन कर ले और उसमें बोले कि भाई मेरे को अच्छी, मैं यहाँ रहता हूँ, लखीमपुर खीरी में रहता हूँ, मुझे खाद कहाँ मिलेगी या बीज अच्छे कहाँ मिलेंगे, या मेरे फसल में ये कीड़े लग रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो ये सलाह जब वो अपनी मातृभाषा में पूछे, और एआई जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एपीआई है, स्पीच टू टेक्स्ट, वो सब बैकएंड में काम करती रहते, और उसके बाद जो उत्तर निकल के आए उसको उसकी भाषा में समझा दे तो किसान को बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह जो स्मॉल बिजनेसमैन है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है, हर व्यक्ति को जब सही सूचनाएं मिलने पाएगी तो उसके इनपुट कॉस्ट कम होगी, उसकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम हर व्यक्ति की बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो बेनिफिट्स आएंगे, और इसी से हम विकसित भारत की तरफ 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे जा पाएंगे। तो एक ही इकोनॉमिक ग्रोथ का डायमेंशन बहुत बड़ा आ जाता है प्रोग्रेस में। और जो प्रोग्रेस का दूसरा बिंदु है वो सोशल गुड, ये हम कैसे स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों को उपलब्ध करा पाए। जैसे एआई के माध्यम से आज ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस हो सकती है, जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं उपलब्ध है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, ऑप्थोलॉजिस्ट नहीं उपलब्ध है, कैटरैक्ट की जांच करानी है, तो आप अपनी आँख की फोटो खींच के डाल दीजिए एआई पे, आपको बता देगा कि आपको कैटरैक्ट की सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। टीबी की जांच इसी तरह से हो सकती है। एआई के माध्यम से वॉइस असिस्टेंट असिस्टेंस मिल सकता है। मान लीजिए आज हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि बच्चे डायरिया से भी मरते हैं, तो अगर उसमें क्या करना है इसकी सलाह है, बट लोगों को पता नहीं रहता। तो अगर कोई फ़ोन से कर दे, पूछ ले कि मेरे बच्चे को दस्त हो रही है, मैं क्या करूँ, तो उसको सलाह एआई के माध्यम से मिल जाएगी। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में पर्सनलाइज्ड ट्यूटर्स, तो सोशल गुड, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, मैं तमाम उदाहरण गिना सकता हूँ, इससे हमें लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड प्रोग्रेस करेगा। ये तीनों पिलर हम इस तरह से कर रहे हैं कि इसके जो यूज केसेस मिलेंगे सारी कंट्रीज को शेयर करेंगे। तो ये समिट इस मामले में भिन्न है, ये नहीं सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा इस तरह का समिट है, बट बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है कि इसके जो आउटकम्स होंगे इससे हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जैसे हमने डीपीआई की क्रांति की है वैसे हम एआई की क्रांति करके लोगों को लाभ पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। हैप्पीनेस ऑफ ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल, बिकॉज हमारी जो जब हम कहते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक इसका प्रकाश पहुंचेगा तो वो उसके पीछे यही फोकस। बिल्कुल कि सबका भला हो, सबकी खुशी हो, जो है वेलफेयर ऑफ ऑल
हैप्पीनेस फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जी। ये हमारा एक तरह से उसका मोटो थीम है, मोटो है कि हम जैसे हमने सुधाय प्रोटोकॉम कहा था G20 में, जी। उसी तरह हमने इस बार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अपना थीम रखा है, मोटो रखा है इम्पैक्ट समिट। अच्छा, आपने कहा कि ये डिफरेंट होगा, सिर्फ इसमें बातें नहीं होगी, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कोशिश करेंगे जो ज़मीन पर पहुँचे। इसमें क्या जो आउटकम है उसके बारे में समझना चाहेंगे? कोई आउटकम डॉक्यूमेंट होगा, वो बाइंडिंग होगा या फंडिंग जैसी कोई चीज़ होगी? क्या क्या इसमें फाइनल कैसे इसको समझे कि चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या इसमें निकल कर आने वाला? देखिए, हर जो वर्किंग ग्रुप है, 7 वर्किंग ग्रुप है, हर वर्किंग ग्रुप इसके अपने आउटकम डॉक्यूमेंट्स के बारे में कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं, वर्किंग ग्रुप के नेगोशिएशंस चल रहे हैं जी। सभी देशों के साथ उस पर एग्रीमेंट करने के लिए। उससे बड़े टेंजिबल आउटकम्स हैं जो कि धरातल पे इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे एक हम प्रयास करें AI कॉमन्स बनाने का, कि जो यूज़ केसेज हैं, जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्यूबरकुलोसिस के लिए या कैंसर के लिए या कैटरैक्ट के लिए या डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए या किसानों के लिए कोई मददगार सोल्यूशन हो AI इनेबल्ड, इन सब की हम एक यूज़ केस रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो AI कॉमन्स कह रहे हैं, वो सबको उपलब्ध होगा। इसी तरह जो AI से नुकसान हो सकता है, जोखिम हो सकता है, रिस्क हो सकते हैं, उसको भी हल करने के लिए बड़े सारे टूल्स होते हैं। जैसे बायस मिटिगेशन के लिए, स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, एथिकल AI सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्राइवेसी प्रिजर्वेशन के लिए, डीप फेक डिटेक्ट करने के लिए, वाटर मार्किंग करने, इन सब टूल्स की भी हम एक रिपोजिटरी बना रहे हैं जो कि ओपन सोर्स में होगा और वह एक ट्रस्टेड AI कॉमन्स की तरह उपलब्ध होगा। जिस तरह हम डेमोक्रेटाइजिंग AI कंप्यूट के लिए बना रहे हैं, उसकी फंडिंग मैकेनिज्म के ऊपर भी चर्चा चल रही है। फंडिंग कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, ये अभी फाइनल होना है, परंतु हर आउटकम, हर डिलीवरेबल इस वर्किंग ग्रुप्स का, जो कि लीडरशिप स्टेटमेंट में जाएगा, एक दिशा दिखाएगा कि कैसे इसको हम धरातल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीडर स्टेटमेंट इन सब समिट्स की नॉन बाइंडिंग होता है, जो कंट्रीज साइन करती है वो कमिट करती है कि उसको हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, परंतु इस तरह से बाइंडिंग लॉ एग्रीमेंट नहीं होता है। जी। जब हम ये कहते हैं कि ये ग्लोबल साउथ को हम लीड भी कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ में होने वाला ये पहला समिट है, तो इंडियाज लीडरशिप हम उसकी तरफ देख रहे हैं। क्या ये हमको एक नैतिक और रणनीतिक नेतृत्व देता है हमारे देश को इस तरह की समिट करना? कैसे इसको देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के सारे देश भारत पर विश्वास करते हैं। जो अन्य 2 बड़े देश हैं, अमेरिका है, चीन है, दोनों के साथ बड़े बड़े मुद्दे हैं। भारत के साथ ट्रस्टेड पार्टनरशिप है तमाम देशों जी। तमाम देशों ने देखा है कि भारत ने कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडिया स्टैक से, आधार, UPI, डिजी लॉकर, डेटा एम्पावरमेंट के माध्यम से कैसे जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनको हल किया है। तो एक उदाहरण है पूरे पूरे विश्व के सामने कि भारत ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को लाभ पहुंचाया जी। उसको लोग देखना चाहते हैं। G20 में पूरा विश्व भारत आया था, उन्होंने इस चीज को देखा था। G20 का जो डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसमें बाकायदे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया फ्रेज कॉइन हुआ जो कि भारत से उत्पन्न हुआ था, और आज पूरे देश इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे मोसिप हमारी एक इनिशिएटिव है जिसमें हम आधार टाइप के सॉल्यूशन तमाम देशों में लागू कर रहे हैं। लगभग 28 देश मोसिप की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। UPI कई देश इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ब्राज़ील ने UPI को इससे प्रेरित होकर के पिक्स बनाया, अब ब्राज़ील में बड़ा लोकप्रिय है। अन्य देश भी उसको बनाना चाह रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो डिजी लॉकर टाइप की जो है तो बना रहे हैं जी। ई संजीवनी दीक्षा को देख रहे हैं। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफ्यूजन हुआ है, अब AI के क्षेत्र में भी तमाम देशों की अपेक्षा है कि भारत से वो कैसे AI बेस्ड एप्लीकेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं, AI की जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डेटा सेंटर का महत्व भी बताइएगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे दर्शक जो बहुत ज़्यादा इन तकनीकी चीज़ों को नहीं समझ सकते, थोड़ा सा सरल भाषा में। देखिए, डेटा सेंटर ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह का कंप्यूटर है जहाँ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं या ट्विटर देखते हैं, तो इन सब की जो एप्लीकेशन होती है वो कहीं होस्टेड रहती है इंटरनेट पे जी। आप अपने मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, बट वो कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता है, इन्फॉर्मेशन देता है जी। तो डेटा सेंटर पे डेटा स्टोरेज की सुविधा होती है जो कि सारी सूचनाएं रखता है। हर इंटरनेट की सर्विस, हर IT सर्विस एक डेटा सेंटर के माध्यम से चाहिए होती है, चाहे ईमेल हो या व्हाट्सएप हो, तो उसके लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है जिससे आप दे सकते हैं जी। AI की सारी सर्विसेज के लिए भी कंप्यूटर चाहिए होता है। कंप्यूटर जैसे आपका मोबाइल में कंप्यूटर है, तो बड़े कंप्यूटर जो बहुत सारी गणनाएं एक से कम समय में कर पाए, ऐसे पावरफुल डेटा सेंटर की चाहिए होती है जिसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। जैसे मेगावाट मतलब बिजली का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है ये सब का काम करने में। जैसे अगर
उदाहरण के तौर पे अगर समझें तो जब हम एक पैराग्राफ, सपोज आजकल बच्चे भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो चैट जीपीटी का जब हम एक कहते हैं कि 100 वर्ड का हमको एक ऐसे लिख के दे दो जी, तो उससे जो डेटा सेंटर के सर्वर में गर्मी पैदा होती है उसको ठंडा करने के लिए लगभग एक वाटर बॉटल का पानी चाहिए होगा। आप अगर किसी टूल पे कहें एक इमेज बना दो तो उस पर उतनी बिजली लगती है जितना एक मोबाइल को 100% चार्ज करने में बिजली की आवश्यकता, और आप दिन भर यूज कर रहे हैं तो आपको जो गाड़ी में ईंधन लगता है उतनी एनर्जी लगती। तो डेटा सेंटर बनाना एक एनर्जी इंटेंसिव काम है, तो डेटा सेंटर वही बन सकते हैं जहां पे एनर्जी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जी। और चूंकि क्लाइमेट के इश्यूज है तो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी जहां उपलब्ध हो जी। तो भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश हुआ है पिछले कुछ वर्षों में वो कहीं ज्यादा हुआ है विश्व के अपेक्षा कहीं। भारत में जो डेटा सेंटर बनाने की कॉस्ट है जी, डेटा सेंटर भारत में जो बनता है वो अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में जो डेटा सेंटर बनता है उसकी आधी कीमत पे बन जाता है। अच्छा, तो जब इन कंपनियों को एआई का उपयोग करना है और डेटा सेंटर की सर्विस लेनी है तो सस्ते में बनता है डेटा सेंटर यहाँ, इसलिए निवेश हो रहा है जी। और हमको ये लाभ होता है कि जब ये बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर यहाँ बनाती हैं जी, और चूंकि हमारे पास टैलेंट उपलब्ध है, अगले चरण में हमारे पास एआई एप्लीकेशन की कंपनियां आएंगी, निवेश होगा, हम आईपी जनरेट करेंगे और हम एआई के क्षेत्र में और आगे जाने में बड़े सफल हो पाएंगे जी। अभी जैसे हमारे देश में 1 गीगावाट की क्षमता है, 1 गीगावाट एनर्जी की डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी है, ये 2030 तक लगभग 8 से 10 गीगावाट हो जाएगी। तो एक तरह से भारत एक एआई इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन जाएगा इस निवेश जी। तो ये तो बात हो गई डेटा सेंटर अनाउंसमेंट की। भारत का जो एआई विजन है जी, वो कहता है कि मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई फॉर द वर्ल्ड। तो हमारा पहली इच्छा है कि हम भारत के लोगों के लिए एआई कैसे बना पाए। हम एक बड़े देश हैं जी, हमारे पास विविध भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, तमाम डायलेक्ट हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने एआई में लिया भाषणी का लिया। तो कैसे हम स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे हम हर भाषा में लोगों को सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं जी। इसके अलावा हमारे पास सर्विस डिलीवरी के लिए अगर हेल्थ को अच्छा सर्विस देना है, एजुकेशन को देना है, एग्रीकल्चर को देना है, तमाम एप्लीकेशन बनाने की जरूरत है। बट इन एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या हम मॉडल दूसरे देशों का यूज़ करेंगे? नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप निर्भरता कम करें और आत्मनिर्भर इंडियन फाउंडेशन मॉडल सॉवरेन एआई बनाने का प्रयास करें। तो हम 12 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन फाउंडेशन मॉडल को बनाने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी एक आवश्यकता होती है एआई बनाने के लिए कंप्यूट की, जीपीयूज़ की, जो बहुत महंगे होते हैं जी। और हमारे देश में कंप्यूट अवेलेबल नहीं था लास्ट ईयर, और ये एक कारण था कि हम चाहे चीन और अमेरिका से बहुत पीछे थे जी। तो एआई मिशन के माध्यम से हम लोगों ने सस्ते दर पे कंप्यूट उपलब्ध करा दिया। लगभग 65 रुपये पर जीपीयू पर आवर, दुनिया भर में जो मिलता है लगभग 150 से 200 रुपये पर मिलता है। तो हमने कम दाम पे जीपीयूज उपलब्ध करा दिया, लगभग 38,000। इसके अलावा एक और समस्या होती है डेटा सेट्स की। एक डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है एआई कोश, जिसमें लगभग 7,000 डेटा सेट्स हैं। तो इन डेटा सेट्स से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, एआई मॉडल्स बना सकते हैं, एआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकता है। इसके अलावा स्किलिंग पे हम बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। हम फेलोशिप्स दे रहे हैं जो बच्चे एआई के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। डेटा लैब्स बना रहे हैं जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट ट्रेन हो रहे हैं पूरे, और वो चीज़ हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में करें, छोटे शहरों। इसके अलावा इसको पॉसिबल कराएंगे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ पे अपने आप पे कहीं चैलेंज नहीं है? हम राज्य सरकारों के साथ मिल करके आईटीआई और पॉलिटेक्निक है जो हमारे देश में बढ़ रहा है, आईटीआई पॉलिटेक्निक में अभी भी लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिक, फिटर बनाने का कोर्स चल रहे हैं। आप ईवी और वगैरह आने से ये सब जो जॉब्स हैं वो कम हुई। तो हम हर आईटीआई, हर पॉलिटेक्निक पे एक डेटा लैब बना रहे हैं जहाँ की जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, 10वीं पास 12वीं पास, उनको डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनोटेशन, डेटा टैगिंग के कोर्स करा रहे हैं, जिससे कि वो एआई के क्षेत्र में जो जॉब्स उपलब्ध होंगे उनको मिल पाएंगे। एक बात कही जा रही है कि भारत प्रॉफिटेबल एआई मॉडल्स के बजाय लोक हित की ज़्यादा बात करता है। कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, अगर हम इसमें ये कहें कि सामाजिक असमानता दूर करने में भी एआई मदद करेगा, और भारत इसकी ओर एक विजन उसका भी है। अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी की बात करें, वो सब शायद एक है साधे सब सदे, वो वाली बात। बहुत सही आपने कहा, क्योंकि देखिए एआई का इस्तेमाल कई देशों में, कई कंपनीज में हो रहा है
ड्राइवरलेस कार बनाने की, जी, ऑटोनोमस गाड़ियां बनाने के लिए, गेमिंग में, एंटरटेनमेंट, वो भी हो रहा है। परंतु जब हम आम जनता को सोचेंगे जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमको सोशल एलिमेंट्स, सोशल बेनिफिट्स वाले प्रोग्राम को करना पड़ेगा। और ये काम जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, ये काम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। जी। तो यह काम करना सरकार का दायित्व है कि हम एआई से सिर्फ नहीं, ड्राइवरलेस कार जिनके पास गाड़ी है उसकी एक समस्या समाधान करने के लिए काम करें, बल्कि आम व्यक्ति को बेनिफिट दिलाने में क्या कुछ कर सकते हैं। उस दिशा में ये बहुत बड़ा प्रयास है कि हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो यूज केसेस है, एप्लीकेशन है, उसको डेवलप करने में काम कर रहे हैं। एक सवाल पे ये समझना चाहूँगा, 2047 तक विकसित भारत बनने की बात हम कर रहे हैं, आप $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। क्या चुनौतियाँ हैं इसमें? AI के जरिए इसको पाने की बात हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन राह बहुत आसान तो शायद नहीं होगी। देखिए, राह तो जो इस तरह के बड़े प्रयास होते हैं आसान नहीं होती है, बट असंभव नहीं। जी, मुश्किल होती है बट असंभव नहीं है। उसको करने के रास्ते होते हैं। और हमें अगर 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डालना है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर दें, अगर हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में देखें, हम पूरे एक साथ पूरे भारत देश बहुत बड़ा देश है, उसको हम छोटे शहर देखें, कस्बे देखें, गांव देखें, हम इंडिविजुअल को देखें, और विकसित भारत बनने के लिए पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। जी, तो जब हर व्यक्ति को हम ऐसे टूल्स दे देंगे कि वो एफिशिएंट हो जाएगा, इंटेलिजेंस जो है डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। जो सबसे बड़ा अंतर होता है ना, एक व्यक्ति जो जिसकी आय ज़्यादा होती है, प्रगतिशील किसान मान लीजिए, और जो आम किसान है, दोनों में जो अंतर होता है वो इन्फॉर्मेशन के एक्सेस का होता है। जो आमतौर पर जो प्रगतिशील किसान होता है वो कृषि विज्ञान केंद्र में किसी को जानता है, उसको सूचना रहती है, क्या मिलता है वो कर पाता है। तो जब हम एआई के माध्यम से इंटेलिजेंस को डेमोक्रेटाइज कर देंगे और सही सूचनाएं हर व्यक्ति को उपलब्ध करा देंगे, तो हर व्यक्ति एफिशिएंट होगा, हर व्यक्ति प्रोडक्टिव होगा, हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी। और जब हर व्यक्ति, और स्पेशली जो पूरे आखिरी व्यक्ति है समाज में, उस व्यक्ति की जब आय बढ़ेगी तो पूरे देश की आय बढ़ेगी, और वही हमको $30 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने में मदद कर पाएगा, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर पाएगा। जी, एक और सवाल जो शायद मैंने शुरुआत में कही थी कि जोखिम को लेकर भी बहुत सारी बात हो रही है, और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कितना सारा फ्रॉड डिजिटल उस एरिया में रहता है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? डेटा सिक्योरिटी की बात होती है, एआई जहाँ बात होती है वहाँ रिस्क की भी बात होती है, जो उसकी जोखिम की बात होती है। तो हमारी जो पॉलिसी है जब हम एआई प्रमोट करते हैं जी, और साथ में वो सारे कदम लेते हैं कि कैसे हम जो जोखिम है, किसी व्यक्ति को नुकसान है, फाइनेंशियल फ्रॉड है या मिस इन्फॉर्मेशन है या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है या पोर्नोग्राफी है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ। जैसे हमने अभी एक गाइडलाइंस निकाली है जी, कि लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, कि जब आप एआई जनरेटेड कोई इमेज देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या कोई आवाज़ सुन रहे हैं, तो यह जो भी व्यक्ति उसको बनाया है या सोशल मीडिया पे डाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बताएगा कि ये एआई जनरेटेड है। जी, अगर ये नहीं होगा तो फ्रॉड्स होंगे। बट इसको हो सकता है जो असामाजिक तत्व है नहीं करे, तो उसको टूल्स हमने बनाए हैं डिटेक्ट करने के लिए, कैसे हम डीप फेक डिटेक्ट करें। डेमोक्रेसीज में डीप फेक से बहुत नुकसान हो सकता है। हमारी जैसी जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, इसमें डीप फेक से दंगे भी हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है। तो हमने वो सारे मेजर्स एक टेक्नो लीगल अप्रोच के माध्यम से लिए हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे डिटेक्ट करने के लिए, और लीगल प्रोविजंस रखेंगे कि इसको हम कैसे सजा दे पाएं ऐसे लोगों को। जी, जी, तो आईटी एक्ट के माध्यम से, इंटरप्रेटिव रूल्स के माध्यम से, गाइडलाइंस के माध्यम से, भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से हम इन समस्याओं को डील कर। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया एआई समिट बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आएगा, और सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं लाएगा, पॉजिटिव वे में लेकर के आएगा। और जब हम बात करते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट की, कुछ लोगों के तक जो तमाम सुविधाएं हैं वो वंचित रह जाते हैं उनसे, एआई तकनीक के माध्यम से पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक जो विकास है उसकी जो रोशनी है वो पहुंच सकेगी। इसी उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए हमारे इस विशेष प्रसारण में। आप सब जुड़े, बहुत धन्यवाद।